चलो भैया, तो फोटोसिंथेसिस के अब तक हमारे कितने लेक्चर हो चुके? 6 लेक्चर हो चुके। और 6 लेक्चर के अंदर हमने फोटोसिंथेसिस को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करी। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? केल्विन साइकिल बताया था। मैं केल्विन साइकिल में मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बताया था कि केल्विन साइकिल की खूबी ये है, केल्विन साइकिल की खास बात ये है कि केल्विन साइकिल सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट के अंदर ऑपरेट होती है। हालांकि अलग अलग पाथवे, देखो दो चीजें बनती है लाइट रिएक्शन में, एक होता है एटीपी और एक बनता है एनएडीपीएच। हालांकि बनती तो ऑक्सीजन भी है, लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट से डिफ्यूज आउट करके बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो आपको ये बताया था मैंने कि जो आप एटीपी और एनएडीपीएच है वो यूज करने के प्लांट के पास में 3 पाथवे होते हैं। प्लांट उनको 3 तरीके से इस्तेमाल में कर सकता है। पहला पाथवे होता है C3 पाथवे, जिसको हम क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। दूसरा पाथवे होता है C4 पाथवे। तीसरा पाथवे होता है बेटा कैम पाथवे। ठीक है, तो C3 पाथवे वो यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है, प्लांट चाहे आपका कैम हो चाहे C4 हो, C3 तो उसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, सर C3 कैसे मिलेगा? तो वो डाउट आपका आज क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना आपको समझना है कि C3 पाथवे यूनिवर्सल है, जितने भी सभी फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स होंगे सबके अंदर क्या मिलता है आपको? केल्विन साइकिल आपको देखने मिलता है। ठीक है, तो केल्विन साइकिल के कुछ स्टेप है। हम एक कार्बन डाइऑक्साइड को फोकस में करके हमने बात करी थी, 3 स्टेप में ये होता है। कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहला होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है, तीसरा रीजनरेशन। वेरी गुड, समझ में आ रही बात? अब जो आपका कार्बोक्सिलेशन है उसमें कार्बन को प्राइमरी एक्सेप्ट कौन करता है भैया? आरयूबीपी, राइबुलोस बिस 15 बिस फॉस्फेट होता है, नहीं होता है? ठीक है, ये 5 कार्बन की शुगर होती है, कीटो शुगर होती है, एक्सेप्ट करेगा कार्बन को, कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? 6 मतलब पीजीए के अंदर कन्वर्ट होगा। 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे 3-3 कार्बन के। वो पीजीए मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होगा भैया? वो पागल के अंदर कन्वर्ट होगा। यहाँ पे एक पीजीए का एक पागल, तो 2 के कितने बनेंगे? 2 पागल। और पागल बाद में टोटल ओवरऑल हालांकि कितने बनते हैं? 6 कार्बन डाइऑक्साइड से कितने बनते हैं? 12 पागल बनते हैं। आई बात समझ में? 12 में से 2 चले गए कहाँ? ग्लूकोज बनाने में। और जो आपके बचे हुए 10 हैं वो क्या बना देते हैं? 6 मॉलिक्यूल किसके बना देते हैं? आरयूबीपी के बनाते हैं। उसको क्या कर लेते हैं भाई? रीजनरेट कर लेंगे। समझ में आ रही बात? उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक CO2 को फिक्सेट करने के लिए कितने एटीपी का खर्चा होता है? 3 एटीपी का। और कितने एनएडीपीएच लगते हैं? 2 एनएडीपीएच लगते हैं। समझ में आ रही बात? भाई पूरे के पूरे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों होते हैं ना, इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि प्रोबेबली, एनसीईआरटी ने वर्ड क्या बोला है? प्रोबेबली। होगा ही होगा जरूर। प्रोबेबली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक दोनों ही क्या चलते हैं प्लांट में? एक साथ चलते हो। समझ रहे? समझ नहीं समझ रहे? तभी तो जाके 3 एटीपी तभी तो बनेगा ना, क्योंकि अगर खाली नॉन साइक्लिक में तो एक ही एटीपी बनेगा और साइक्लिक में क्या बनेगा? 2 बनेगा। तो एक अगर चलेगा तो पॉसिबिलिटी तो है नहीं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? अच्छा, एनएडीपीएच केवल और केवल कहां बनता है? ये बनता है आपके पीएस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर बनता है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि दोनों ही, साइक्लिक भी और नॉन साइक्लिक भी, दोनों तरह के क्या चल रहे हो भाई? फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रहे हो। समझ में आ रही बात? तो ये था हमारा किसके बारे में? ये था हमारा केल्विन साइकिल के बारे में। सबसे मेन एंजाइम कौन सा होता है? रूबिस्को। रूबिस्को की खूबी क्या है कि वो ऑक्सीजन से भी मोहब्बत रखता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी रखता है। लेकिन अगर वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या करेगा भाई? डिपेंड करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगी, क्या बोला मैंने? अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन भाई ज्यादा होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेगा? जुड़ जाएगा। अगर ऑक्सीजन की ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा तो वो क्या चलाएगा? केल्विन साइकिल। और अगर गलती से ऑक्सीजन से जुड़ गया तो एक और प्रोसेस चल जाता है जिसका नाम क्या है? फोटो रेस्पिरेशन। ध्यान रहे, फोटो रेस्पिरेशन केवल और केवल C3 प्लांट के अंदर ही चलता है और किसी के अंदर नहीं चलता है। एक वेस्टफुल प्रोडक्ट प्रोसेस होता है आरी बात समझ में, जिसमें फॉस्फोग्लिसरेट और क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। बाद में फॉस्फोग्लिसरेट को भी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करने में महाभारत बहुत लंबा छोटा प्रोसेस चलता है। 3 सेल ऑर्गेनेल इसमें काम करती है। सीपीएम क्या, कौन सी काम करती है भैया? सीपीएम। C4 क्लोरोप्लास्ट, P4 पेरोक्सिसोम, M4 क्या होता है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया। 2 यहां से क्या बनते हैं भैया? 2 यहां से अमीनो एसिड बनते हैं। एक होता है ग्लाइसिन और एक होता है सेरीन। समझ में आ रही बात? ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे आगे आज हम बात करेंगे भाई अपना C4 पाथवे को लेकर के। देखो C4 पाथवे या C4 साइकिल को हम क्या बोलते हैं? हैच एंड स्लैक साइकिल के नाम से, हैच एंड स्लैक पाथवे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? हैच एंड स्लैक ही थे। समझ में आ रही बात? तो एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे बहुत इजी तरीके से, बहुत डिटेल के तरीके से। कोई लंबी छोटी कहानी नहीं है, बिल्कुल सेम सी कहानी है। बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको एनाटॉमी वाला पोर्शन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई? रिकॉल करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सर C3 प्लांट और C4 प्लांट अलग अलग कैसे हैं। समझ में आ रही बात? देखिएगा, जो आपके C4 प्लांट होने हैं वे कहां मिलेंगे? ड्राई कंडीशन में। समझ रहे? जहां पर पानी की क्या हो सकती है? कमी हो सकती है, यानी इनको खुल के भरपूर पानी नहीं मिल रहा। हॉट कंडीशन में टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। और ये कंडीशन कहां मिलती है? बेसिकली आपको ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने मिलेगी। क्लियर है? मैं आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी समझाता हूं भैया। ये आपकी क्या है? ये आपकी अर्थ हो गई क्या? ये बीचों बीच क्या है आपका? इक्वेटर। ये ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे क्या है? साउथ पोल है। तो इक्वेटर के पास वाला रीजन कौन सा होगा? ट्रॉपिकल। शायद मैंने पहले भी आपको बताया हो। इक्वेटर के पास वाला रीजन कौन सा है? ट्रॉपिकल। इक्वेटर से ट्रॉपिकल के बाजू वाला रीजन ऊपर भी और नीचे भी कौन सा होता है भैया? टेम्परेट
जोन होता है, कौन सा होता है भैया, टेम्परेट। उसके बाद में आर्कटिक और अल्पाइन होंगे, लेकिन हम डायरेक्ट क्या याद रखेंगे, फिर नॉर्थ पोल होता है और फिर क्या होता है भाई, साउथ पोल होता है, याद रखिएगा। तो ये क्या है आपका, ये वाला रीजन कौन सा है, ट्रॉपिकल है, ये भी क्या है, ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल के बाजू में क्या है, टेम्परेट है, ये भी क्या है, टेम्परेट है। समझ में आ रही बात। तो C3 प्लांट कौन से होते हैं भैया, टेम्परेट जोन में पाए जाने वाले। और C4 प्लांट बेसिकली कहां मिलते हैं आपको, ये मिलते हैं आपको ट्रॉपिकल रीजन में। ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिकल रीजन में C3 प्लांट नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा कि ये आपको यूजुअली आपको नेचुरल कंडीशन में वहां पर आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पर गर्मी ज्यादा है, पानी की कमी है, ड्राई और हॉट कंडीशन है ना, तो इनका स्टोमेटा दिन में कैसा रहता है भाई, पार्शियली क्लोज स्टोमेटा रहेगा दिन के दौरान भी। समझ में आ रही बात, क्लियर है भैया। क्योंकि अगर इनका स्टोमेटा पूरी तरह से क्या हो गया, खुल गया, तो ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर का लॉस आपको अच्छा खासा देखने मिलेगा, पानी की क्या हो जाएगी, और कमी हो जाएगी, ठीक है। और ये C3 प्लांट से क्या होते हैं, ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। किससे एफिशिएंट होते हैं भैया, C3 प्लांट्स। और उसका कारण क्या है, क्योंकि यहां पर कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, याद रखिएगा। मैंने बोला ना कि फोटो रेस्पिरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C3 प्लांट, याद रखना है। उसके अलावा C4 साइकिल क्यों बोला गया है, क्योंकि C4 प्लांट के अंदर जो आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट का होता है वो क्या होता है, 4 कार्बन का, जिसका नाम क्या होता है, OA, मतलब बोले तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या नाम है भाई इसका, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। ये आपको क्या रखना है, याद रखिएगा। और सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया फीचर जो C4 प्लांट के अंदर है वो है क्रांज एनाटॉमी। क्या होता है भाई, क्रांज एनाटॉमी। क्रांज एनाटॉमी स्पेशल टाइप की लीफ की एनाटॉमी है बॉस, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, जिसको हम क्रांज एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। ये क्रांज एनाटॉमी और कहीं आपको देखने नहीं मिलेगी, ये कहां मिलती है, C4 प्लांट के अंदर देखने मिलेगी। अब क्रांज एनाटॉमी कहां पढ़ी थी आपने, ये पढ़ी थी आपने एनाटॉमी वाले पोर्शन में। समझ में आ रही बात। याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी मोनोकोट या डाइकोट की कुछ लीफ होती है, डाइकोट की और मोनोकोट की जो लीफ होती है आपके, उनमें कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है। समझ में आ रही बात। एक्चुअल में वेस्कुलर बंडल के अंदर कई सारी सेल्स कॉम्पैक्टली अपने आप को चारों तरफ से क्या कर लेगी, अरेंज कर लेगी। और वो सेल्स जो अरेंज करती है अपने आप को शीथ लाइक स्ट्रक्चर में क्या कर लेती है, अरेंज कर लेती है। और उसी शीथ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बंडल शीथ की लेयर बोला जाता है। याद आया थोड़ा बहुत, अगर आपके एनाटॉमी अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो क्रांज एनाटॉमी देखो, ये क्या है, ये देखिएगा आपका, ये है आपका, ये आपका लीफ का वो है आपका डायग्राम, ठीक है। लीफ में 2 एपिडर्मिस होगी, एक अपर एपिडर्मिस, एक क्या होगी आपकी लोअर एपिडर्मिस। कोई दिक्कत वाली बात है। अब ध्यान सुनिएगा, ये बीच में क्या है, ये बीच में आपका है वेस्कुलर बंडल, हाँ है ना। इस वेस्कुलर बंडल के बाहर कॉम्पैक्टली कुछ सेल अरेंज हो रही कि नहीं हो रही, देखो ध्यान से। अब हो रही क्या, ये आपस में बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है भाई, ये टाइटली पैक्ड। ये जो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती है ना, ये सेल्स किसकी होती है भैया, ये बंडल शीथ की सेल होती है। किसकी सेल होती है भाई, बंडल शीथ की। और ऐसा नहीं है कि केवल एक ही लेयर है, यहाँ पे तो एक दिखा रखी है, ये मल्टीपल लेयर। एनसीईआरटी बोलती है कि सेवरल लेयर इसके आर पार क्या हो सकती है भैया, पाई जा सकती है। समझ में आ रही बात। तो इतनी ज्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट को, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रांज एनाटॉमी बोलते हैं। देखो, क्रांज का मतलब होता है रीथ। क्रांज का मतलब क्या होता है, रीथ। रीथ का मतलब होता है कवर, यानी कि क्रांज एनाटॉमी का मतलब क्या है कि वेस्कुलर बंडल का कवर। ये अरेंजमेंट क्या कहलाया जाता है भैया, ये अरेंजमेंट क्रांज एनाटॉमी को कहा जाता है। बोलो भाई, समझ में आ रही बात। तो क्रांज क्या है हमारा, क्रांज एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है, जिसका मतलब है रीथ या फिर बोले तो कवरिंग। जो आपके बंडल शीथ होता है ना, बंडल शीथ की जो सेल होगी वो सराउंड कर लेगी। वेस्कुलर बंडल में क्या आता है आपके, जाइलम एंड फ्लोएम आता है, अलग कई मल्टीपल लेयर में यहां पर हो जाती है। और इस तरह से सराउंड करती है बिल्कुल कॉम्पैक्टली, जिससे उनके बीच में कोई स्पेस ना देखने मिले। और ये एक ऐसा लगता है जैसे एक शीट है, एक पूरा का पूरा क्या होता है, कवर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बंडल शीट को बोलते हैं। और ये जो आपको सेल के अंदर का अरेंजमेंट मिलता है, इसी अरेंजमेंट को हम किस नाम से जानते हैं भाई, क्रांज एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आएगा। और एफिशिएंटली आप देख सकते हैं, देखो ये बेटा लीफ की अपर एपिडर्मिस हो गई कि नहीं होगी। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा ना, ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में आपको वेस्कुलर बंडल दिखा रखा। क्या दिखा रखा भैया, ये एक्चुअल में आपको वेस्कुलर बंडल दिखा रखा, ठीक है। और इसी वेस्कुलर बंडल के अंदर ये जो आपको दिखाई पड़ रही है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये जो है आपको ये अंदर वाला ये स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका, ये आपका वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रखा। और इसी वेस्कुलर बंडल के बाहर आपको कॉम्पैक्टली अरेंज क्या दिखाई पड़ रही, कॉम्पैक्टली अरेंज आपको दिखाई पड़ रही है कुछ सेल्स। और इन्हीं सेल्स को हम क्या बोलते हैं भैया, बंडल शीथ सेल बोलते हैं। अच्छा, इन सेल में तुमने कुछ चीज नोट करी, इन सेल में तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट इस तरह से दिखाई पड़ रहा कि नहीं दिखाई पड़ रहा। तो ये क्या है, बंडल शीथ सेल का अपना खुद का क्लोरोप्लास्ट है, जो कि आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और एफिशिएंटली अगर आप देख सकते हैं 3 डायमेंशन में, तो ये देखिएगा, ये आपके बीचों बीच क्या है, आपके ये वाली लाइन किसकी है भाई, बंडल शीथ की है। और ये सेल्स क्या है, एक ये रहा हो रही क्या कवर है, और इसके बाद में ये भी इसने क्या कर रखी कवर। तो क्या है, सेवरल लेयर यहां पर है। तो इसी एनाटॉमी को हम क्या बोलते हैं भाई, क्रांज एनाटॉमी बोलते हैं। और देखिएगा अच्छे तरीके से, ये देखिएगा, ये आमने सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। ये बीच में क्या है आपका भैया, ये आपका बीच में वेस्कुलर वेन होती है, मतलब वेस्कुलर टिश्यू है, इसको सराउंड किया हुआ है, ये इसको सराउंड किया हुआ है। और इसमें फर्दर मेसोफिल सेल है बंडल शीथ के बाहर, ये आपको दिखाई पड़ेगी। तो और अच्छा ये आपको देखने मिलता है। अब कंक्लूजन ये निकला, सर जो हमारे पास में C4 प्लांट है ना, सर क्या केवल उसमें बंडल शीथ सेल होगी, नहीं भाई।
मैंने बोला बंडल शीथ सेल वैस्कुलर बंडल के अराउंड मिलती है, और उनके अराउंड फिर क्या मिलेगा आपको, मेसोफिल सेल। अब तक जो भी काम आपने पढ़ा, चाहे वो लाइट रिएक्शन हो, चाहे वो डार्क रिएक्शन हो, C3 साइकिल हो, कहां पढ़ा वो आपने, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा। और क्लोरोप्लास्ट कहां लोकेटेड होता है भाई, मेसोफिल सेल के अंदर। क्या सर C4 प्लांट की लीफ में मेसोफिल सेल नहीं होती, होती है। मेसोफिल सेल के अलावा बंडल शीथ सेल होती है, याद रखिएगा। तो C4 प्लांट के अंदर दो टाइप की सेल है, नंबर 1 पे क्या है भाई आपके मेसोफिल सेल, और नंबर 2 पर क्या होती है आपके बंडल शीथ सेल। अब इन दोनों सेल की कहानी देखेगा क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखेगा। चलो मैं आपको दो डायग्राम बना के दिखाता हूं, दोनों डायग्राम यहीं पर समझाता हूं, वे डायग्राम अच्छे से देख लीजिएगा। और वो डायग्राम आपको यहां पर बनाने हैं, उस डायग्राम का फोटो ले लियो अभी, क्योंकि मुझे वो डायग्राम कहीं पर मिले नहीं, इससे मैं कॉपी में बनाता तो मतलब फिर मुझे टाइम लगा नहीं कि मैं कॉपी में बना के उन्हें यहाँ पे ऐड करता। तो उस डायग्राम के फोटो ले लेना, और जब आप इसके प्रिंट आउट वॉट एवर नोट तो तुम कर नहीं रहोगे, कर रखा किसी ने नोट, ये नहीं कर रखा, प्रिंट आउट निकलवाओगे, हाँ हाँ पीडीएफ ही तो कर, मतलब तो पूछ रहा मैं, तुमने कहा ही नहीं मेरे से 7 लेक्चर आ गए, तुम लेक्चर देखते हुए नहीं लिखते, नोट्स नहीं बनाते, तो तुम कहा बताया तुमने आज तक मेरे से एक बार, 7 लेक्चर हो गए जैसे फोटोसिंथेसिस का, वो तो आज मैंने पूछ लिया तो तुमने जिक्र कर दिया, ना पूछता तो मैं जिक्र भी नहीं करोगे, हैं? सही करा गलत करा? हाँ भाई बना रखी है किसी ने कॉपी फोटोसिंथेसिस की? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा है, सही जा रहे। चलो भैया, तो मैं आपको 2 सेल बना के दिखाता हूं। देखो कितनी सेल होंगी, 2 सेल। एक है मेरी ये क्या, मेसोफिल सेल, और एक क्या हो गई मेरी भैया, एक हो गई मेरी बंडल शीथ सेल। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या है बॉस, एक हो गई हमारी मेसोफिल सेल, एक क्या हो गई मेसोफिल सेल, और ये क्या हो गई बच्चों हमारी, ये हो गई हमारी बंडल शीथ सेल। कोई दिक्कत वाली बात है? वैसे तो बहुत अड़ंगा इसके अंदर मौजूद है, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। मैंने क्लोरोप्लास्ट को क्या कर दिया भाई, जूम कर दिया। अब जो बंडल शीथ सेल का, इसका मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट है, ध्यान से देखिएगा। अगर तुम्हारे याद हो तो अभी तक जो तुमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, तो तुमने पढ़ा होगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद है, थाइलोकोइड मौजूद होगा, होगा कि नहीं होगा। थाइलोकोइड कई सारे सिक्कों के फॉर्म में, स्टैक्स की फॉर्म में इस तरह से अरेंज होंगे। क्या बनाएगा ये आपका ग्रेना बनाएगा। क्या बनाएगा भैया आपका, ये आपका ग्रेना बनाएगा। तो ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रेना पाया जाता है उसको हम बोलते हैं ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं भैया, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर कौन सा क्लोरोप्लास्ट है भाई, यहाँ पर मौजूद है ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, आपको मौजूद देखने मिलेगा। अब ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट की खूबी क्या है, देखो इसमें ये एपेरेस्ट धंसी हुई सरफेस भी है, और ये उभरी हुई भी है, नॉन एपेरेस्ट भी है। तो एपेरेस्ट पे कौन सा मिलेगा आपको, पीएस सेकंड मिलेगा। नॉन एपेरेस्ट पे कौन सा मिलेगा, पीएस फर्स्ट। तो खूबी क्या है कि मेसोफिल सेल के अंदर आपको फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, ये भी आपको क्या होगा, आपको दिखाई पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात है? अगर फोटो सिस्टम सेकंड मिलेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से एटीपी भी बनेगी। एटीपी तो हालांकि पीएस1 में भी बनती है ना, अरे बनेगी। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होगा और नॉन साइक्लिक भी होगा। मतलब अगर दोनों होंगे तो एटीपी भी बनेगी, एनएडीपीएच भी बनेगा, और साथ ही साथ क्या बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन भी यहाँ पर बाहर निकलेगी। कोई दिक्कत वाली बात है? मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल क्या होती है भैया, अभी मेसोफिल सेल के अंदर तुम पढ़ के आए, तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन सेल वॉल होती है। क्या होती है भैया, थिन सेल वॉल होती है, याद रखिएगा। और थिन सेल वॉल होने के कारण यहाँ पर ये क्या होता है, थिन सेल वॉल होने के कारण ये कई सारी गैसेस, जैसे कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, उसके आर पार आ जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इसके आर पार जा सकती है, यानी गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। ये किसकी खूबी है, ये है हमारी मेसोफिल सेल की। इसके उलट हम बात करते हैं बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल का एक थाइलोकोइड, दूसरा थाइलोकोइड, तीसरा थाइलोकोइड, चौथा थाइलोकोइड। कोई बैठा क्या मक्खी वक्खी? अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर ग्रेना मौजूद है? नहीं ना, देखिए किसने हाँ करी, शायन ग्रेना मौजूद है यहाँ पे, क्यों? हाँ ठीक है, पहले सुन लिया करो क्या बोला मैंने। यहाँ पे क्या ग्रेना मौजूद है? नहीं, ग्रेना तो मौजूद नहीं है। थाइलोकोइड बिखरे पड़े, स्कैटर्ड थाइलोकोइड है। तो क्या यहाँ पे एपेरेस्ड सरफेस मिलेगी क्या तुम्हें? ध्यान लगाओ, मिलेगी? नहीं मिलेगी। कितने कह रहे हैं कि नहीं मिलेगी? 1 2 3 4, हाँ क्यों मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? अबे जुड़े में होंगे जब तो धंसेगा, जब जुड़ा हुआ नहीं तो धंसा हुआ कहां से आएगा? तो एपेरेस्ड सरफेस नहीं है तो कौन सा फोटो सिस्टम नहीं मिलेगा? पीएस सेकंड नहीं मिलेगा तो कौन सा फोटो फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा? नॉन साइक्लिक। अगर फोटो फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, क्या एनएडीपीएच बनेगा? क्या वाटर की स्प्लिटिंग होगी? बताओ भाई थोड़ा सा, क्या वाटर की स्प्लिटिंग होगी? क्या एनएडीपीएच बनेगा? क्या ऑक्सीजन निकलेगी? क्या बनेगा? केवल यहाँ पर एटीपी बनेगा। कौन सा फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा? केवल यहाँ पर साइक्लिक वाला होगा। और खूबी क्या है कि बंडल शीथ सेल जो है ना भैया वो थिक है। क्या है भैया?
थिक है, ये थिन थी तो ये अपने आर पार गैसेस को एक्सचेंज कर पा रही थी, ये थिक होने की वजह से क्या गैसेस एक्सचेंज करेगी नहीं, एनसीईआरटी बोलती है इम्परवियस टू इम्परमिएबल टू गैसेस एक्सचेंज। अब कहानी समझ में आई? तो ये चीज आपको क्या रखनी है भैया, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है? अब चलिएगा, तो ग्रेना प्रेजेंट था तो अबे यार फोटो कहा था मैंने तुम्हें सुनाया, चलो मैं स्लाइड में ऐड कर दूंगा, याद दिला देना। ग्रेना क्या था, प्रेजेंट था, तो क्या बोलेंगे, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ग्रेना मौजूद है तो एपेरेज्ड और नॉन एपेरेज्ड दोनों सरफेस मिलेगी, तो कौन सा, PS1 भी मिलेगा और PS2 भी मिलेगा। सर PS2 अगर है तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, PS1 अगर है अकेला भी काम कर सकता है तो साइक्लिक, क्योंकि PS2 PS1 दोनों मिलाकर क्या करेंगे, नॉन साइक्लिक, और अगर PS1 अकेला करेगा तो क्या करेगा, साइक्लिक। ये एटीपी बनाएगा, ये एटीपी NADPH और ऑक्सीजन बनाएगा, एटीपी NADPH ऑक्सीजन बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? थिन सेल वॉल होगी तो गैसियस गैस को लेकर के क्या होगी भाई, परमिएबल होगी, जैसे कि हमारा CO2। कोई दिक्कत वाली बात है? अब जो आपका बंडल शीट है, अब उसके बारे में बात करते हैं। थाइलाकोइड मौजूद तो है लेकिन स्टेक्स के फॉर्म में नहीं है, मतलब क्या नहीं है, ग्रेना नहीं है, ग्रेना एब्सेंट हो तो एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट हो गया, एग्रेनल हो गया। क्या एपरेज सरफेस मिलेगी यहाँ पर? नहीं, नॉन एपरेज है ना, एपरेज नहीं है तो PS2 मिलेगा क्या, नहीं, PS2 क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे लिखा है कि क्योंकि ये प्रेजेंट होता है एपरेज पार्ट ऑफ थाइलाकोइड में, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल क्या बच जाता है, नॉन एपरेज। मतलब PS1 है तो ओनली क्या चलेगा, साइक्लिक, ओनली साइक्लिक होगा तो केवल और केवल क्या बनेगी, यहाँ पर एटीपी बनेगी, कोई NADPH नहीं निकलने का, कोई क्या नहीं निकलने की, ऑक्सीजन यहाँ पर गैस नहीं निकलने की। उसके अलावा कि याद करो, अभी बंडल शीट की सेल किसको सराउंड करती है, वेस्कुलर बंडल को लूजली सराउंड करती है कि कॉम्पैक्टली सराउंड करती है, कॉम्पैक्टली इस तरह से सराउंड करती है कि बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होगा, थिक सेल वॉल होगी, तो इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज। एनसीईआरटी के सारा डाटा है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर दिया भाई, मेंशन कर दिया। तो अगर कोई आपसे पूछे मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल के बीच में डिफरेंशिएशन लिखो, लिख दोगे, विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस लिख दोगे, नहीं लिख दोगे, विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस, क्या आप बंडल शीट सेल और आपके इसके फोटो एग्जांपल लिख दोगे, नहीं लिख दोगे, अरे लिख दोगे। चलिएगा, बढ़ते हैं आगे की तरफ। उसके बाद में हम पढ़ते हैं, अभी हम C4 पाथवे पढ़ेंगे, जैसे कल C3 पढ़ाया था। कौन कौन से यहाँ पर मेन एंजाइम है? सबसे पहला जो सबसे मेन एंजाइम है उसका नाम क्या है, पेप्केज। क्या नाम है भैया, पेप्केज। पेप्केज को हम बोल सकते हैं PEP कार्बोक्सिलेज, जहां पर PEP की फुल फॉर्म होती है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या नाम होता है भैया इसका, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। समझ में आ रही बात? ये इसकी PEP की फुल फॉर्म है, आगे कहीं ना कहीं लिखी भी मिल जाएगी, पक्की बात है। आ रही बात समझ में, क्लियर है? पेप्केज एंजाइम है। देखो दोनों सेल, ये क्या है आपको देखा ना कि तुमने, ये क्या लगी हुई है, मेसोफिल सेल लगी हुई, क्या है, बंडल शीट सेल है, और इसके ऊपर क्या लगी हुई है आपके, मेसोफिल सेल है। अब अरेंजमेंट नहीं देखा क्या, लो मैं तुम्हें दिखाई देता हूं, जस्ट ए मिनट। ये रहा, ये कौन सी सेल है भैया यहाँ पर, बताओ, देखो देख करके बताओ, बंडल शीट सेल है, और ये कौन सी सेल हो गई, मेसोफिल। यानी कि दोनों की दोनों आपस में क्या होगी, कनेक्ट होगी। आपस में कनेक्ट होंगी तो एक सेल दूसरे सेल से कनेक्शन करेगी, विंडो से एक दीवार खोलेगी, उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। कौन सा बर्गर ने डिस्कवर किया था, स्ट्रासबर्गर ने, भूल गए? नहीं याद रहता सर, हमारे याद नहीं होता है सर, हम भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। कौन सा एंजाइम है भैया यहाँ पर, पेप्केज नाम का एंजाइम है, जो कहां प्रेजेंट होगा, जो प्रेजेंट होगा केवल और केवल मेसोफिल सेल के अंदर। याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एंजाइम कहां पर मिलेगा। अगर ये मेसोफिल सेल के अंदर है तो एब्सेंट कहां पर होगा, ये बंडल शीट सेल के अंदर एब्सेंट होगा। अरे थोड़ा सा पानी भर लिए, क्या नाम तेरा, भर ले, अफान, ठीक है भाई। कहां एब्सेंट होंगे, बंडल शीट सेल के अंदर होंगे। ले चाबी ले लो ऑफिस में से, बड़ी बोतल ले लो 2 लीटर वाली, उसे भर लो, वो है ना बड़ी बोतल 2 लीटर वाली, उसे भर लो। हाँ भाई, एब्सेंट क्या है, एब्सेंट इन बंडल शीट सेल। कहां मिलेगा ये मिलता है मेसोफिल। भाई दो ही तो सेल हैं, एक मेसोफिल एक बंडल शीट। अगर ये मेसोफिल में है तो कहां नहीं मिलेगा, बंडल शीट में देखने नहीं मिलेगा। नाम से पता लग रहा, पेप केज, केज मतलब कार्बोक्सिलेज। आ रही बात समझ में? तो किसमें इन्वॉल्व होता होगा ये होता होगा कार्बोक्सिलेशन। कौन सा कार्बोक्सिलेशन, जो कि मेसोफिल सेल के अंदर हो रहा है। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, यहाँ पर 2 बार कार्बोक्सिलेशन होता है, लेकिन ये केवल मेसोफिल सेल के अंदर है तो वहीं के कार्बोक्सिलेशन में इन्वॉल्व होगा। दूसरा एग्जाम होता है रुबिस्को। अरे सर ये तो हमें जाना पहचाना लग रहा, ये तो सर हमने कल पढ़ा था, केल्विन साइकिल इसके बिना अधूरा है। अरे याद आया नहीं आया? तो अगर सर रुबिस्को यहाँ मौजूद है, सर क्या यहाँ पर केल्विन साइकिल होता है? यस। अब कुछ झलक लगने लगी होगी, अभी और झलक लगेगी। तो क्या होता है, ये कहां मौजूद है, ये आपका बंडल शीट सेल में मौजूद है। गड़बड़ मत कर देना, रुबिस्को एंजाइम इज प्रेजेंट ओनली इन, आंसर है मेसोफिल सेल। स्टेटमेंट ट्रू है कि रॉन्ग है? रुबिस्को एंजाइम इज प्रेजेंट ओनली इन मेसोफिल सेल, फॉल्स है। क्यों भाई,
क्योंकि C4 प्लांट में कहां मिलेगा, बंडल शीट में। C3 में कहां मिलेगा, मीजोफिल में, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात, इंपॉर्टेंट है। रुबिस्को एंजाइम C3 में कहां मिलता है, C3 में मिलेगा मीजोफिल सेल में, जबकि C4 की मीजोफिल सेल में रुबिस्को नहीं मिलता। उसकी जगह पर कोई उससे ताकतवर, कोई उससे बहादुर इंसान यहाँ पे क्या करना होता है, क्योंकि कंडीशन ड्राई है ना, तो उसके जैसे कोई एंजाइम यहाँ पर क्या होगा भाई, रखना पड़ेगा। तो रुबिस्को एंजाइम क्या होगा, एब्सेंट होगा। किसमें एब्सेंट होगा भाई, मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होगा। और रुबिस्को का तो तुम्हें पता ही है, रुबिस्को है तो केल्विन साइकिल चलाएगा। याद करो, RuBP, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगी, क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन। यानी यहां पर बंडल शीट सेल में भी कार्बोक्सिलेशन हो रहा, यहां पर मीजोफिल सेल में भी कार्बोक्सिलेशन हो रहा। जो बंडल शीट सेल का कार्बोक्सिलेशन है, इसको तो तुम जानते ही हो, रुबिस्को, यानी कि तो केल्विन साइकिल होगा। और पेप्केज क्या करेगा, ये अपना दूसरे वाला कार्बोक्सिलेशन करेगा। कोई दिक्कत वाली बात है। उसके अलावा एक और एंजाइम होता है जिसका नाम होता है PEP सिंथेसिस। भाई जहां पर पेप्केज है वहीं पर क्या मिलेगा, पेप सिंथेज मिलेगा आपको। इसका काम क्या है, ये भी आपको कहां मिलेगा, मीजोफिल सेल में देखने मिलेगा। जो आपका PEP होता है ना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है, उसको रीजनरेट करने में क्या करेगा, काम करेगा। और इस एंजाइम के बारे में खूबी क्या है कि ये लो टेम्परेचर पर क्या होता है भाई, इनएक्टिव होता है। समझ में आ रही बात। इसीलिए C4 प्लांट कब काम करेगा, हायर टेम्परेचर पे काम करते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे क्या नहीं होता, वहां पर पेप सिंथेज नाम का एंजाइम आपका एक्टिव ही नहीं होगा। अब यहाँ पर ये आपका हेचन सेलेक्ट साइकिल है, ये हेचन सेलेक्ट पाथवे, जिसको हम यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे। मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझाऊंगा, सारी नहीं देखनी, केवल कुछ चीजें आपको देखनी है। देखिएगा, सबसे पहले ये क्या है आपका, एटमॉस्फेरिक CO2। पानी पी लो मैं। सबसे पहले ये क्या है आपका, एटमॉस्फेरिक CO2 है, एटमॉस्फेयर के अंदर है। ये ऊपर कौन सी सेल है भाई, ऊपर कौन सी सेल है, मीजोफिल। बोल लो भाई, ऊपर कौन सी सेल है, और नीचे क्या दोनों आपस में कनेक्टेड है, देख लो किसके थ्रू, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ये तो प्लाज्मोडेस्माटा होता है ना, ये रास्ता है किसके थ्रू कनेक्टेड है, प्लाज्मोडेस्माटा। आने जाने का रास्ता मौजूद है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है। वैसे डायग्राम में थोड़ा सा एनसीईआरटी है, इन्हें क्या करना था, मेसोफिल सेल थोड़ी पतली दिखानी थी और ये थोड़ी सी मोटी दिखानी थी, बंडल शीट, समझ गए। चलिएगा, हाँ तो भाई क्या है, एटमॉस्फेरिक CO2। ध्यान सुनिएगा, ये सेल है, सेल का खुद का साइटोप्लाज्म है, वाटर का कंटेंट वहां पर देखने मिलेगा। सेल के अंदर जो वाटर होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा इससे क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करके क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। ठीक है, आप चाहे तो इसे ऐसे याद रख लो, क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगर आप इसे ऐसे, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि CO2 को किसने पकड़ा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है PEP। कहां मौजूद है, मेसोफिल सेल के अंदर, याद रखिएगा। आ रही बात समझ में। PEP को कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या है भैया, पेप्केज। क्या नाम है भैया, पेप्केज। तो बताओ क्या PEP कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान से देखना मेरी बात। क्या PEP कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर हुआ कि नहीं हुआ। तो PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली, जो कि स्टोमेटा के थ्रू एंटर करी, उसको जोड़ने में मदद किसने करी, पेप्केज ने मदद करी। और कार्बन डाइऑक्साइड के जोड़ने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्बोक्सिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पर ये फिक्स होकर के 4 कार्बन का एक एसिड बनाएगा, क्योंकि 3 कार्बन, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कितने कार्बन है भैया, 3 कार्बन। एक कार्बन कहां से आया, ये 3 और 1 कितना है, 4। तो 4 कार्बन का क्या बनाया, यहाँ पर 4 कार्बन का एसिड बना। अब ये 4 कार्बन का जो एसिड बनता है, उस एसिड का नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या नाम है भैया इसका, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कोई दिक्कत वाली बात है। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ना, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है दूसरे एसिड के अंदर। सर क्या कार्बन का नंबर, नहीं, कार्बन का नंबर सेम रहेगा। तो एनसीईआरटी बोलती है कि जो आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ना, वो अदर 4 कार्बन के एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपका क्या हुआ, मैलिक एसिड हुआ, जैसे कि आपका क्या हुआ, एस्पार्टिक एसिड हुआ। समझ में आ रही बात। और इस दौरान यहां पर वो क्या काम कर देता है, इस दौरान वो खर्चा कर देता है एक NADPH का। किसका खर्चा कर देगा, एक NADPH का यहां से खर्चा कर देगा, और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये NADP के अंदर कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। अभी ध्यान से समझिएगा, मैं ये साइकिल के मैंने कम से कम 5-6 फोटो डाल रखे समझाने के लिए अलग अलग तरह से। ठीक है, तो क्या हुआ भैया, वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना, 4 कार्बन का एसिड बना। वो 4 कार्बन का एसिड मीजोफिल सेल के अंदर ही अदर दूसरे 4 कार्बन के एसिड में कन्वर्ट हुआ, जिसका नाम जैसे मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड है। व्हाटएवर जो भी बना, उस एसिड को ट्रांसपोर्ट करके कहां लाया गया, बंडल शीट सेल के अंदर लाया गया। समझ में आ रही बात। ठीक है, बंडल शीट सेल के अंदर जैसे वो 4 कार्बन का एसिड लाया गया, तो फिर 4 कार्बन के एसिड के बाद में इसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन। क्या हुआ भैया,
डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन होने पे क्या बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। अब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। डी कार्बोक्सिलेशन होने पे क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला तो 3 कार्बन का एक और एसिड बचा, उसका नाम क्या है, पायरुविक एसिड। क्या नाम है भैया, पायरुविक। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बची है ये जुड़ती है RuBP, क्योंकि इसमें कौन सा एंजाइम मौजूद है, रुबिस्को, तो RuBP से जुड़ करके क्या बना लेगी, केल्विन साइकिल में पार्टिसिपेट करेगी। देखो ये डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ये वाली नहीं है, ये इस सेल के अंदर बनी जनरेट हुई है, एटमॉस्फेयर नहीं। एटमॉस्फेयर फिक्स होकर के यहां तक आया ना, एटमॉस्फेयर 3 कार्बन है, एक ये रहा, फिक्स होकर कहां आया, यहां तक आया ना। तो ये क्या है, ये आपकी इंट्रासेल्युलर ये है। अब बताओ इसमें बंडल शीट सेल के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, आगे चल के होगा, केल्विन साइकिल चलेगा, उसमें भी क्या होगा, पहला प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन होगा, प्लस जो C4 का एसिड है उसका क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो क्वेश्चन आता है कि बंडल शीट सेल में कार्बोक्सिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। एक कार्बोक्सिलेशन ऊपर हुआ, एक कार्बोक्सिलेशन क्या हुआ, नीचे हुआ। अब ये जो 3 कार्बन का एसिड है जिसका नाम क्या है, पायरुविक एसिड, इस एसिड को वापस ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहां पर, मेसोफिल सेल के अंदर, और कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है, सॉरी पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करते हैं वापस किसके अंदर, PEP के अंदर। और यहां पर खर्चा आता है 2 ATP का। कितना खर्चा आता है भैया, 2 ATP का। अभी केवल इतना समझो, बैलेंस शीट हम बाद में देखेंगे कि कितना यहां पर खर्चा हुआ, कितनी चीजें यहां पर बनी। कोई दिक्कत वाली बात है, थोड़ा सा और इजी तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी मेसोफिल सेल है, ये आपकी क्या है, बंडल शीट सेल है। एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज है। CO2 प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 कार्बन दिखाई पड़ रहे, मिलकर के 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन का क्या बनाया, ऑक्जेलो एसिटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि पहला एसिड है, 4 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए हमने क्या बोला, C4 बोला। यही 4 कार्बन का एसिड दूसरे एसिड में कन्वर्ट हुआ, 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन लाता है। इसको हमने क्या नाम दिया, मैलेट, या फिर क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड। इसके अलावा एस्पार्टिक एसिड भी यहाँ पर बन सकता है। ये मैलिक एसिड मेसोफिल सेल से कहां ट्रांसपोर्ट किया गया, बंडल शीट सेल के अंदर दिया गया। और ये मैलिक एसिड यहां पर किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट किया। ध्यान दीजिएगा, मैलेट के अंदर, मैलिक एसिड के अंदर 1 2 3 4 है, पायरुवेट के अंदर 1 2 3 कार्बन है, तो मतलब एक कार्बन यहां से निकला होगा, तो वो एक कार्बन कहां है, वो एक कार्बन ये निकला, और ये एक कार्बन एंट्री कर जाता है किसके अंदर भाई, केल्विन साइकिल के अंदर, और वहां जाकर के क्या बना लेगा, शुगर बना लेगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही, क्लियर है। तो ये तो केल्विन साइकिल की बैलेंस शीट तो वो तो है ही है, बाकी ये जो हुआ यहाँ पर वो कहानी क्या रही, अलग रही, क्लियर है। अब यहां से जो पायरुविक एसिड है ट्रांसपोर्ट होता है वापस किसके अंदर भैया, मेसोफिल सेल के अंदर, और कन्वर्ट हो जाता है PEP के अंदर, और इस दौरान आपकी ATP कन्वर्ट होती है AMP के अंदर। देखो एक्चुअल तो यही है, ध्यान सुनेगा। मेरे पास में सिग्मा क्या है, ATP है। ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है भैया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोई दिक्कत वाली बात है। एक होता है AMP। AMP का मतलब क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। समझ में आ रही बात। इस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में अगर मैं एक और फॉस्फेट जोड़ूंगा क्या बनेगा, अगर मैं एक और जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, तो एक ATP जब भी बनता है, याद करो, जब भी एक ATP टूटता है तो बेसिकली एक ADP प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टूटेगा, है ना। और इस दौरान जो एनर्जी होती है वो एक ATP की एनर्जी कंसीडर करी जाती है, ठीक है। तो होता तो टेक्निकली यहां पर ATP किसके अंदर कन्वर्ट है, AMP के अंदर कन्वर्ट है। यानी कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, 2 फॉस्फेट बॉन्ड। तो 2 फॉस्फेट बॉन्ड जब टूटेंगे तो इनकी एनर्जी किसके बराबर होगी, 2 ATP के बराबर होगी। इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर कितनी ATP टूटी है, 2 ATP टूटी है। लेकिन ये बहुत एडवांस है, इतना ज्यादा अगर आप, ये इतना ज़हन में होना चाहिए, लेकिन याद रखिए कि 2 ATP का समतुल्य यहां पर क्या हो रहा, काम हो रहा, क्लियर है। उसके अलावा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जब मैलेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो यहां पर क्या होता है, NADPH का खर्चा होता है, जो कि इस दौरान यहां पर वापस क्या हो जाता है, दोबारा से बन जाता है। तो जो खर्च हुआ वो हुआ, NADPH का तो कोई नेट लेन देन यहां पर नहीं हुआ। केल्विन साइकिल का अपना ATP, अपना NADH का खर्चा अलग है। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड जब आप चल रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो मेसोफिल सेल के अंदर कितनी ATP का खर्चा हुआ, 2 ATP का खर्चा हुआ। बैलेंस शीट बनाने में बाद में क्या होगा, काम आएगा। ये और अच्छे तरीके से आप डायग्राम देख सकते हैं। अब देखिएगा क्या है, मैंने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कहां घुसी, ये मेसोफिल सेल है, कौन सी सेल है, बंडल शीट सेल है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां आई, सेल के अंदर आई, सेल में वाटर मौजूद है, मिलकर के क्या बनाया, बाइकार्बोनेट बनाया। एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। पढ़ा भी होगा रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर, पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है। चलिए, ये जो है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम, पेपकेज एंजाइम की मदद से, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, उससे मिलती है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट लिख रहा, नहीं लिख रहे, 3 कार्बन का, सॉरी ये नहीं है, ये 3 है, तो एंजाइम है। 3 कार्बन का क्या है, फॉस्फोइनोल
पाइरुवेट, जिसे हमने क्या नाम दिया, पीईपी दिया, पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में ये पीईपी इस कार्बोनेट से मिलकर के 4 कार्बन का प्रोडक्ट बना लेगी, जिसका नाम क्या है, ऑक्सिलो एसीटेट आ गया। समझ में आ रही बात, ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड आ गया। ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, बंडल मेसोफिल सेल के अंदर ही, और इस दौरान एक NADPH का क्या हो जाता है भाई, खर्चा हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है। ये मैलिक एसिड कहां ट्रांसपोर्ट होता है, बंडल शीथ सेल में। मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर के कन्वर्ट होता है किसके अंदर भाई, पायरुविक एसिड के अंदर। लेकिन इस दौरान ये एक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एंटर कर गई केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल के खुद 3 स्टेप है, एक कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। आया ना, एक कार्बोक्सिलेशन यहां हो रहा, एक यहां हो रहा, तो 2 कार्बोक्सिलेशन हुए नहीं। अच्छा, प्राइमरी कौन सा है, प्राइमरी ये वाला है, क्योंकि पहले ये हुआ ना, फिर बाद में यह याद रखिएगा। तो ये CO2 है, और इस दौरान यहां पर एक NADP से क्या बन जाता है, आपका एक NADPH का काम हो जाता है। क्लियर है। अब ध्यान सुनिएगा, ये पूरा का पूरा क्या है, C4 साइकिल है। ये क्या, अभी C3 ऊपर C ना, ये पूरा का पूरा क्या है, C4 साइकिल है। ये जो यहां से चला, ये जो यहां से चला ना, ये पूरा का पूरा ये क्या है, ये C4 साइकिल है। इस पूरे C4 साइकिल में एक NADPH का खर्चा यहां पर हुआ, और एक NADPH तुमने यहां पर बना दी। क्या कोई खर्चा हुआ नेट, NADPH का कोई खर्चा। ध्यान सुनिएगा, अगर मैं यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुनिएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल में देखो, ये पूरे के पूरे C4 पाथवे में C3 साइकिल भी चल रहा है और C4 भी चल रहा। ध्यान सुनिएगा, एक CO2 में एक क्या है, एक तो आपका C4 पाथवे चलेगा, यानी कि ये वाला चलेगा। अबे चलेगा नहीं चलेगा, कैम C4 प्लांट की बात कर रहा हूं मैं। C4 प्लांट के अंदर एक तो क्या चलेगा, C4 पाथवे, एक क्या चलेगा तुम्हारा, C3 पाथवे चलेगा। तो C4 पाथवे में बताओ कितने NADPH का खर्चा हुआ, 0। देख लो, मैं साफ कर देता हूं, कितने NADPH का खर्चा हुआ भैया, 0 का। कैसे हुआ सर, एक NADPH यहां खर्च हुआ, एक यहां, क्योंकि पूरा का पूरा C4 है ना। तो पूरे के पूरे में, इस पूरे के पूरे इस इवेंट में साइकिल केल्विन अलग है, मतलब ये भी तो पार्ट उसी का ही है, लेकिन ये क्या है, इसके अंदर केवल और केवल क्या हुआ, एक NADPH, और ये क्या रहा आपका एक NADPH, यानी कि जितना खर्च हुआ उतना यहां पर क्या हुआ, बन गया। तो NADPH का कितना खर्चा हुआ, 0 NADPH बना। ध्यान से सुनिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, अरे कोई दिक्कत वाली बात है, चलिएगा। उसके अलावा मैंने क्या बोला, यहां से ATP AMP का कन्वर्ट हो रही, मतलब 2 ATP का खर्चा हो रहा। ध्यान सुनिएगा, कितनी ATP का खर्चा हो रहा भैया, 2 ATP का खर्चा हो रहा। तो ये क्या हो गया आपका, 2 ATP किसके अंदर चली, C4 पाथवे के अंदर चली। और C3 पाथवे के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि एक कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ATP खर्च करेगा, 3 ATP, और 2 क्या करेगा, 2 NADPH खर्च करेगा। अरे करेगा नहीं करेगा। तो अगर मैं पूरा का पूरा एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेट करना है, तो C4 C3 दोनों चलाने पड़ेंगे ना भाई। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अंदर है, ये तो बाहर से नहीं आया ना, ये तो अंदर से ही है ना। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जैसे ही अंदर एंटर करेगा, तो एक बार C4 चलेगा और एक बार क्या चलेगा, C3। एक बार C4 चलने में 2 ATP खर्च होंगे, NADPH का कोई नेट खर्चा नहीं होगा। लेकिन एक बार CO2, एक बार क्या चलेगा, केल्विन साइकिल भी तो चलेगा। केल्विन साइकिल में क्या होती है, 3 ATP और 2 NADPH खर्च होगी। तो अगर मैं पूरे के पूरे एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में लगने वाला खर्चा मान लूं, तो 3 और 2 कितनी ATP हो गई भाई, 5 ATP हो गई। एंड क्या हो गए भैया, 2 क्या हो गए, NADPH हो गए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। टोटल कितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करना है ग्लूकोज बनाने के लिए, 6 C6H12 करने ना, क्लियर है। तो टोटल कितने बार चलेगा साइकिल, 6 बार चलेगा। तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, 6 से गुना कर दूंगा। तो 6 पंजे क्या हो गए भैया, 6 पंजे 30 ATP और प्लस क्या हो गया, 12 NADPH हो गया। अब इंटरेस्टिंग कहानी है, C3 साइकिल जब अकेला चल रहा था तो उसमें खर्चा आया 18 ATP का और 12 NADPH का। अबे आया क्या, हाँ भाई आया। और जब C4 पाथवे यानी C4 प्लांट, C4 पाथवे अलोंग विद C3 यानी कि C4 प्लांट के अंदर ये चल रहा था, तब खर्चा आया कितना, 30 ATP का और 12 NADPH का। तो NADPH का तो खर्चा सेम है, लेकिन ATP का खर्चा C4 का क्या है, फालतू है किसके मुकाबले में, एज कंपेयर टू C3 के मुकाबले में। तो ये क्या महंगा प्रोसेस नहीं हो गया क्या, स्टिल महंगा प्रोसेस होने के बावजूद ये क्या है भाई, ये C3 प्लांट से ज्यादा एफिशिएंट है। इसका कारण क्या है, क्योंकि सर यहां पर कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, क्योंकि C3 प्लांट में जब फोटो रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है और मोर देन 25% कार्बन डाइऑक्साइड तक वहां से क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। और शुगर तो बनता ही बनता नहीं, समझ में आ रही बात। तो ये क्या करता है, उसके अलावा ये पानी की रिक्वायरमेंट को आधा कर देता है। क्या कर देगा ये, पानी की रिक्वायरमेंट को आधा, पहले जितना पानी चाहता है C3 प्लांट को, उससे आधा पानी में ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर काम हो जाएगा। तो ज्यादा एफिशिएंट हुआ कि नहीं हुआ, अरे हो रहा नहीं हो रहा, क्लियर है भाई। जिस बच्चे को सुविधा मिल रही है वो पढ़ रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मजा तो तब है ना जब किसी के घर में खाने के लल्ले पड़ रहे हो, ओढ़ने को जो है कपड़े ना हो और भैया रहने को मकान ना हो, और वो मेहनत करो, मजा तो तब है ना। तो ये क्या है आपका, ये इस तरह से सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। अब टुकड़ों में करके देखते हैं कि कहां पर क्या कहानी हुई, ठीक है चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेसोफिल सेल के अंदर, किसके बारे में बात करते हैं भाई,
मीजोफिल सेल के अंदर बात करते हैं। चलिए, तो मीजोफिल सेल में क्या हुआ, सबसे पहले कौन आया आपका, एटमॉस्फेरिक CO2 आया। ठीक है, मीजोफिल सेल है, प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है यहाँ पर मीजोफिल सेल के अंदर। प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो गया कि एटमॉस्फेरिक CO2 यहाँ पर क्या हो रही, फिक्स होती है। ठीक है सर, बंडल शीट सेल में तो CO2 फिक्स हो रही, लेकिन वो प्राइमरी, वो एटमॉस्फेरिक CO2 नहीं है, वो सेल के अंदर से निकली गई है। ठीक है, चलिए CO2 आया, CO2 को किसके पास पहुंचा, प्राइमरी एक्सेप्टर। कौन था, PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। क्या बनाएगा, क्या होता है, सॉरी ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, क्या बनाएगा, 4 कार्बन का प्रोडक्ट, क्या नाम होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कोई दिक्कत वाली बात है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा 4 कार्बन का, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, C4 साइकिल बोलते हैं। दिस प्रोसेस अकर्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम होता है पेप्केज एंजाइम होता है। कोई दिक्कत वाली बात है। अब जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ना, ये कन्वर्ट होता है इनटू अदर 4 कार्बन के एसिड, दूसरे 4 कार्बन के एसिड, जैसे कि क्या हुआ, मैलिक एसिड हुआ या फिर क्या हुआ, एस्पार्टिक एसिड हो गया। और इस दौरान जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड के अंदर, इस दौरान क्या खर्चा हो जाता है, एक NADPH का खर्चा यहां पर क्या होता है बेटा, हो जाता है। बोलो भाई, समझ में आ रही बात। और वो जो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड जो भी बनता है, किसके अंदर बनता है भैया, आपका मीजोफिल सेल के अंदर, वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर भाई, बंडल शीट सेल के अंदर, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आएगा, अरे आएगा समझ में, चलिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बंडल शीट सेल में कौन आ गया सर, मैलिक एसिड आ गया या फिर क्या आ गया, एस्पार्टिक एसिड। तो जो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड उसके अंदर आया है ना, वो किसमें कन्वर्ट होगा, वो 3 कार्बन के पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। अब ये खुद कितने कार्बन का, 4 का, 3 कार्बन का पायरुविक एसिड बन गया, तो 1 कार्बन बचा, उस 1 कार्बन का इसने क्या बना दिया, 1 कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। 1 कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूवल को प्रोसेस को हमने क्या बोला, डीकार्बोक्सिलेशन बोला। समझ में आ रही बात। और इस प्रोसेस के दौरान क्या बन जाती है, एक NADPH बन जाता है। तो भाई ध्यान करो, अरे दादा पीछे एक NADPH क्या हुई, खर्च हो गई, यहां पर एक NADPH बन गई, तो क्या कोई खर्चा हुआ नेट NADPH का, NADPH का कोई खर्चा यहां पर आपको देखने नहीं मिला। समझ में आ रही बात। इसके बाद में क्या, वो जो CO2 निकली, क्या वो एटमॉस्फेरिक CO2 थी क्या, नहीं, वो तो सेल के अंदर से निकली, इसीलिए उस CO2 को हमने क्या नाम दिया, इंट्रासेल्युलर CO2 का नाम दिया। ये CO2 कहां एंटर करती है, केल्विन साइकिल के अंदर एंटर करती है, C3 पाथवे को फॉलो करके क्या बनाती है, शुगर को सिंथेसाइज करने का काम करेगी। तो यानी कि C4 पाथवे में उसका तो चलेगा, लेकिन अलोंग विद C3 पाथवे ये यहां पर जरूर चलता है। ठीक है, अब ये जो होता है ना, ये जो CO2 केल्विन साइकिल में क्या कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा क्या, उसका पहला प्रोसेस तो वो ये RUBP से मिलकर कार्बोक्सिलेशन होगा, फिर रिडक्शन होगा, फिर क्या होगा, रीजनरेशन होगा, तो वहां पर भी CO2 फिक्सेशन होगा केल्विन साइकिल का। और यहां पर किसकी बात कर रहा हूं मैं, बंडल शीट सेल के अंदर कार्बोक्सिलेशन तो हो ही रहा है, साथ के साथ क्या हो रहा है भैया, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा। कहां हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन, ये रहा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। उसके अलावा जो तुम्हारा पायरुविक एसिड है ना, वो पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट वापस कहां कर दिया जाता है भाई, मीजोफिल सेल के अंदर कर दिया जाता है। और पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, इसको वापस कन्वर्ट कर देते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। किसकी प्रेजेंस में, एक एंजाइम जिसका नाम क्या है, पेप सिंथेज नाम का एंजाइम होता है। और यहां पर 2 ATP का क्या होगा भाई, कंजम्पशन होगा। समझ में आ रही बात। सारा कुछ पढ़ा दिया मैंने, अब तो समरी चल रही है यहाँ पर। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकलता है वो आप देखिएगा। कंक्लूजन C4 प्लांट का, प्लांट में C4 प्लांट के अंदर दोनों C4 और C3 दोनों पाथवे चल रहे कि नहीं चल रहे, अरे चले नहीं चले, चलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करता हूं कि जब एक CO2, एक ही तो एटमॉस्फेयर से एक ही तो CO2 आया, वो एंटर सबसे पहले कहां करेगा, C4 पाथवे के अंदर करेगा, तो वो 2 ATP का खर्च कर लेगा और NADPH का कोई नेट खर्चा वहां पर नहीं आएगा। लेकिन जब वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, C4 पाथवे क्या होगा, जब आगे बढ़ेगा तो उसी से एसोसिएट कौन है भैया, C3 पाथवे। और C3 पाथवे में कल पढ़ा कितनी ATP बनेगी, 3 NADP और 2 NADPH यहां पर क्या होंगे, खर्च होंगे। ठीक है, तो टोटल C4 प्लांट के अंदर कितना ATP का खर्चा हुआ, 2 तो इसका और 3 इसका, टोटल कितनी ATP खर्च हुई, 5। और टोटल 2 NADPH यहां पर क्या होते हैं, खर्चे होते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कितने करने हैं हमें, टोटल 6 करने हैं, तो 5 से गुणा कर दो, 6 5 30 ATP और क्या लगते हैं भाई, 12 NADPH यहां पर हमारे लगते हुए नजर आएंगे। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो C3 प्लांट में यूजुअली क्या था, हमने कल पढ़ा था कि 18 ATP और 12 NADPH यूज होते हैं, जबकि C4 के अंदर 30 ATP और 12 NADPH का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। स्टिल C4 प्लांट जो होते हैं वो मोर एफिशिएंट होते हैं C3 प्लांट से। और इसका रीजन क्या है, बिकॉज कि कोई फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट के अंदर आपको देखने नहीं मिल रहा, दैट्स व्हाई ये क्या होते हैं, इतने ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। सवाल ये सर, फोटो रेस्पिरेशन हुआ तो क्यों नहीं हुआ, आ रही बात समझ में, क्योंकि वहां पर रुबिस्को भी मौजूद है। ठीक है, तो रीजन देखो क्या, सबसे पहला बंडल शीट सेल में हो रहा केल्विन साइकिल, C4 प्लांट का बंडल शीट सेल में हो रहा। बंडल शीट सेल में पहली तो बात है कि वो इम्परवियस है, ना तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकती है, ना गैसेस आ सकती है, तो जो कुछ होगा क्या होगा, अंदर होगा। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि आप इस साइकिल को थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो यहां पर क्या बाहर रिलीज हो रहा है, यहां पर रिलीज हो रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा। रुबिस्को ऑलरेडी यहां पर मौजूद है, बाहर से ऑक्सीजन अंदर से आ नहीं सकती, आ तो नहीं सकती,
कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हाई है, रूबिस्को यहाँ पर भरा हुआ है, तो क्या होगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी चलेगी नहीं चलेगी, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा भैया, इसीलिए यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस ही नहीं है। कोई गर्दन पे तलवार रख दे और बोल देंगे ना फोटो रेस्पिरेशन होगा, मना कर दियो साफ के बिल्कुल नहीं होना भाई। अगर C4 है बंडल शीट सेल के अंदर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्लियर है। चलिएगा, तो रीजन क्या दिया मैंने, रीजन ये रहा, रीजन क्या है हमारा, बंडल शीट सेल सबसे पहले तो बात है गैसियस एक्सचेंज के लिए इंपरवियस होती है। उसके अलावा क्या है कि बंडल शीट सेल के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हायर होती है रूबिस्को के अराउंड, इसीलिए केवल कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी ही यहाँ पर क्या होती है, हमको होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्लियर है। और केल्विन साइकिल मैंने आपको बताया है कि C3 प्लांट के अंदर केल्विन साइकिल कहां चलता है, मेसोफिल सेल के अंदर, और C4 के अंदर कहां चलेगा केल्विन साइकिल, बंडल शीट सेल के अंदर चलता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब लास्ट में ये एक टेबल है आपकी, ये टेबल आपको भरनी है और इस टेबल को भर के हमारे बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी भाई, यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। चलिए, सबसे पहला है एनसीईआरटी से टेबल अपने घर से भर के लानी, मैं कुछ आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक है, ये C3 प्लांट में है या नहीं है, ऑप्शन बराबर में से चूज करना है, तो बहुत अपने आप में एमसीक्यू बनते हैं। सबसे पहला, सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस, केल्विन साइकिल C3 प्लांट में कहां होता है, जल्दी बोलो, शाबाश, मेसोफिल सेल के अंदर। कहां होगा भैया, मेसोफिल सेल के अंदर होगा, ठीक है। और C4 में कहां होगा, बंडल शीट सेल के अंदर, तो ये कहां होगा, बंडल शीट, ऑप्शन बराबर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन कहां पर हो रहा है, C3 में कहां पर होता है, मेसोफिल में, और C4 में कहां होता है, उसमें मेसोफिल होगा। प्राइमरी पेप्केज याद करो, तो दोनों में क्या है भैया, यहाँ का भी मेसोफिल और यहाँ का भी मेसोफिल, कोई दिक्कत वाली बात है। अगला, हाउ मेनी सेल्स टाइप, हाउ मेनी सेल्स टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2, कितने सेल के टाइप है जो लीफ को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। भाई यहाँ पर तो C3 में एक ही है, कौन सा, मेसोफिल। यहाँ पे कितने हैं, दो, कौन कौन सी, बंडल शीट और मेसोफिल, समझ में आ रही बात। विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, C3 में कौन है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, यहाँ पर RUBP, और यहाँ पर कौन है, PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर में RUBP में कितना कार्बन है, 5, इसमें कितने भैया, 3 कार्बन। विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का, क्या बनेगा यहाँ पर, PGA, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, समझ में, PP नहीं, PP तो एक्सेप्टर है भाई, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट बना उसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन, इसमें कितने, 4 कार्बन। डज द प्लांट हैव रूबिस्को, क्या C3 प्लांट के पास में रूबिस्को है, यस। क्या इसके पास में भी रूबिस्को है, यस। अबे होता है, भले ही कहां हो, बंडल शीट सेल में हो, मेसोफिल में ना हो, ठीक है। चलिए, डज द प्लांट हैव पेपकेज, क्या पेपकेज एंजाइम C3 में आया, नहीं आया। क्या यहां पर आया, निकल गए, यस आया, निकल गए। विच सेल इन द प्लांट हैव रूबिस्को, प्लांट में कौन सी सेल रूबिस्को की मिलेगी, C3 में कहां मिलेगा, मेसोफिल में, और इसका कहां मिलेगा भाई, बंडल शीट सेल के अंदर। बोलो भाई, क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, अरे है नहीं है, ताजे से हो गई सारी याद, मतलब कंपैरिजन सब कुछ हो गया, क्या से क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। चलिएगा, CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, अगर हाई लाइट कंडीशन होगी, याद करो, अगर हाई लाइट कंडीशन होगी, कल मैंने आपको बताया था क्या होगा, C3 में फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा, तो यहां पर अगर क्या है, CO2 का फिक्सेशन होगा क्या, अगर हाईलाइट होगी, नो, तो CO2 का फिक्सेशन C3 में लो रहेगा, और यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी, क्या लो लाइट पर फोटो रेस्पिरेशन होगा, इसमें लो लाइट पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, हाई लाइट इंटेंसिटी पर होगा, और इसमें तो भैया किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रही बात। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, यस, यहां पर हो सकता है, यहां पर नहीं होगा। अरे C4 में तो होगा ही नहीं भाई। वेदर फोटो रेस्पिरेशन मतलब नो, पढ़ लो, लेकिन फिर भी क्या पता कुछ और हो। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम कर दोगे तो फोटो रेस्पिरेशन होगा, यस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम दो, फोटो रेस्पिरेशन होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, अबे उसको कोई मतलब ही नहीं है भाई इस चीज से, ठीक है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप हाई कर दोगे, क्या C3 में फोटो रेस्पिरेशन होगा, नहीं, क्या चलेगा, केल्विन साइकिल चलेगा, और इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर, मैंने क्या बोला था कि C4 प्लांट हाई टेम्परेचर, तो यानी कि या तो 30 से 40, 40 से अबव, सॉरी 30 से 40 ही रखेंगे, 40 से अबव वाला कैम में आ जाएगा, ठीक है। तो 30 से 40 डिग्री, और ये क्या है आपका लोअर पे 20 से 25, याद है ना, पेप सिंथेस एंजाइम लोअर टेम्परेचर पे क्या नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। एग्जांपल देखिएगा, इसके एग्जांपल आपको बताने हैं, चलिएगा। तो C3 के एग्जांपल, अबे कल बताया था, तो तुम्हें क्या बताया था, राइस, व्हीट, क्या बताया था, टोमेटो, और इसके कौन कौन से बताए थे मैंने आपका, सोरगम क्या होता है, ज्वार, आ रही बात समझ में, सोरगम। उसके अलावा क्या हो गया, मेज, उसके अलावा शुगर केन, ठीक है, क्लियर है। ये क्या होगा, इसके एग्जांपल भर दी भाई, पूरी टेबल ए मिटा दी, अपने को घर से भर के लाइयो, ठीक है। एग्जांपल कहां है हमारे, एग्जांपल मैंने पहले वाली स्लाइड पे क्या कर रखे भाई, पहले वाली स्लाइड पे हमने एग्जांपल को, आजा भाई,
आ जाएगी आज की तारीख में, ये रहे। ठीक है, सोरगम, ज्वार, ज्वारी बोलते हैं शायद सोरगम को, हाँ ज्वारी कहते हैं ना। सोरगम, मेज, शुगर केन और अमरंथस। समझ में आ रही बात, क्लियर है। और लास्ट में अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा है कैम पाथवे। तो बेटा एक लेक्चर और बचा, और एक लेक्चर में आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा भाई, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात, कहानी समझ में आई यहाँ तक? कोई दिक्कत है भाई बता दो मुझे, भूस भरूंगा इस टेस्ट का। बहुत फाइन तरीके से मैंने डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ा दिया यार, बहुत ज्यादा मजा आया नहीं यार? अच्छा बताओ, बोरिंग है क्या चैप्टर? वैसे ईमानदार से बताना, बोरिंग नहीं है, लेकिन तुम पढ़ नहीं रहे घर पे जाके, तो थोड़े टाइम में क्या हो जाएगा, तुम भूल जाओगे। देखो मैंने तो अपना 100% दिया, आप दे रहे नहीं दे रहे तो मुझे इस चीज का भाई मालूम नहीं है, अब आपके ऊपर की बात है। अब आपका एक लास्ट चैप्टर बचता है, और उस चैप्टर का नाम क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट। वो आपका नेक्स्ट वीक में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए।